चलिए आज हम नाइन्थ क्लास की प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सही है। प्रश्नावली 1.1 हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है? जिसने नहीं देखी है वो इस वीडियो को जरूर देख ले जाके। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारणों के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। और तीसरा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। कारण सहित पूछा गया है तो कारण सहित ही बताएंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए यह कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। किस लिए? क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं मिलकर ही वास्तविक संख्या का निर्माण करती हैं। भाई वास्तविक संख्याओं का संग्रह कौन करता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अतः अपरिमेय संख्या क्या होगी? हमारी एक वास्तविक संख्या हुई। सही ना? तो पहला तो ये हमारा सही है। सही ना? पहला क्या है कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या सही है। चलिए पहला तो हमारा सत्य हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले में क्या दिया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए यह कथन तो बिल्कुल असत्य है। किस लिए? क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्या निरूपित की जा सकती हैं। कैसी होनी चाहिए? एकदम वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब इसमें बोल तो दिया है कि m एक प्राकृतिक संख्या है। सही ना? लेकिन क्या है भाई, अंडरूट के अंदर है। किसके अंदर है? अंडरूट के अंदर, मतलब वर्गमूल के अंदर है। तो जैसे 1 का वर्गमूल हुआ, 2 का वर्गमूल हुआ, 3 का वर्गमूल हुआ, इन्हें क्या है हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। तो इसलिए क्या है, दूसरा कथन हमारा क्या है? असत्य है। मतलब हम √m को संख्या रेखा पर सही ना, निरूपित नहीं कर सकते हैं। ऐसे लिख दो, निरूपित नहीं कर सकते हैं। सही है। चलिए दूसरा हमारा कैसा हो गया? असत्य हो गया। अब चलिए अब बताते हैं थर्ड वाला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए ये तो बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि हम पहले ही शुरू में ऊपर कर चुके हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या तो एक वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या ही मिलकर हमारे क्या है, वास्तविक संख्या का निर्माण करती हैं। तो तीसरा भी हमारा क्या है? असत्य है। मतलब तीसरे में हमें क्या है, तो तीसरा है उसमें हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय
संख्या मिलकर, सही ना, वास्तविक संख्या बनाती है। सही है। तो इस तरीके से क्या हो गया, तीसरा जो है इसका विकल्प है वो भी हमारा क्या है, असत्य है। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सही ना। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। मेन चीज देखिए भाई, जैसे हमारा है अंडरूट में m है, सही ना, यह एक अशांत दशमलव, सही ना, संख्या है। कैसी है, अशांत दशमलव संख्या। और इसको हम पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या। या लगा के बोल दो या वैसे ही बोल दो, सही ना। तो एक अशांत दशमलव संख्या है या एक पूर्ण संख्या है। अब देखो m क्या है, एक धन पूर्णांक है। भाई जो m होगा वो हमने माना है कि m एक धन पूर्णांक है। m क्या है, एक धन पूर्णांक। अतः सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जो धन पूर्णांक होती हैं उनके वर्गमूल क्या होते हैं भाई, अपरिमेय नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, क्योंकि क्या है देखो, जब सभी धन पूर्णांक के वर्गमूल यदि अपरिमेय हो जाएंगे तो भाई क्या है, जैसे हमारा अंडरूट 4 है, सही ना, अंडरूट 4 है तो हम उसको क्या लिख देंगे भाई, प्लस माइनस का 2। अंडरूट 9 है, हम उसको लिख देंगे प्लस माइनस का अंडरूट 3, वो प्लस माइनस का 3। तो इस प्रकार, और ये हमारी कैसी संख्या बन गई, एक परिमेय संख्या बन गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय हों, क्योंकि हमें साफ साफ मालूम है यदि हमारा यहाँ पर 4 है, सही ना, 4 है, तो ये हमारा क्या है भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 2। ऐसे ही यदि हमारा 9 है तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 3। तो भाई ये हमारी क्या है, कोई अपरिमेय संख्या थोड़ी रही, इसे हम परिमेय संख्या भी तो लिख सकते हैं। भाई इसके नीचे बटे 1 लगा देंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। तो हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं हो सकते। सही है। चलिए आगे तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम हमारे इस प्रश्नावली का तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडरूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। सही ना। तो हम इसको हल करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है एक तरीके से थ्योरी टाइप का है, सही ना। हमें इसमें क्या करना है, लिखना ही लिखना है, लेकिन लिखेंगे आप, केवल मैं आपको समझाऊंगा, सही ना। हम इसको देखिए, जैसे ये हमारी एक रेखा है, सीधे सीधे तौर पर बता दे रहा हूं, ये हमारी एक रेखा है। हमने क्या किया, इस बिंदु से इस तरीके से लेके हमने एक मात्रक पे यहां पर हमने एक कोई लाइन खींच ली। हमने क्या किया, एक मात्रक ही हमने यहां पर ऐसे कर लिया,
ये भी एक है और ये भी एक है, सही ना। इसके बाद क्या किया हमने, पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल किया। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, ये लिख आप लेंगे, सही ना। मैं केवल आपको समझा रहा हूं कि देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो भाई एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, तो एक प्लस एक क्या हो गया, दो। तो ये कितना हो गया हमारा, √2, सही ना, √2। हम क्या करेंगे, इस पर एक सर्किल खींच देंगे ऐसे करके, सही है। ये हमने एक सर्किल खींच दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से फिर हम एक मात्रक लेंगे आगे, ऐसे करके सोचो, हमने ये एक मात्रक और ले लिया, सही ना। लेना हमें किस पे है, 90 डिग्री पे ही है हर बार। ये जो हमने 90 डिग्री लेके चल रहे हैं, ये हमारा 90 डिग्री पर ही होना चाहिए, सही ना। हमने इस पे ये एक मात्रक ले लिया। अब देखो, अब हमारा ये एक हो गया, फिर ये हमारा क्या बन गया, कर्ण बन गया। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 होगा, इसका 1 होगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, √3। ठीक, हम इस पर फिर एक सर्किल खींच देंगे ऐसे करके, ठीक, ये हमारा इसका एक सर्किल बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक मात्रक फिर लेंगे। ध्यान रहे ये 90 डिग्री का ही होना चाहिए हमारे पास। तो एक मात्रक फिर ले लेंगे, तो यहां पर ये हो गया हमारा एक, सही है। अब चलिए देखिए, अब ये क्या है, √3 है, और यहां पर ये कितना है, 1 है, सही है। अब हमने क्या किया, √3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि भाई कर्ण हमें ऐसे बनाना है, ये मिला के √3 का कितना हो गया, 3, और 1 का कितना हो गया, 1। तो 3 और 1 4, 4 मिला के क्या हो गया, ये हमारा √4, सही ना। ये क्या हो गया हमारा, √4। अब हम क्या करेंगे, फिर 90 डिग्री लेंगे, सही ना। फिर हमने 90 डिग्री लिया, ये 1 मात्रक ले लिया, सही ना। तो ये हम जो कर्ण बनाएंगे, सही है। तो देखिए अब हम कर्ण लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √4 का कितना हो जाएगा, 4। तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, √5। तो यहां पर आके इस रेखा पर हम इसको निरूपित कर सकते हैं, लेकिन हर एक बार में हमें अलग अलग सर्किल ड्रॉ करना है। जैसे ये था, तो इसके लिए सर्किल ड्रॉ कर दो, ठीक ना, इस तरीके से। ऐसे ही इसके लिए सर्किल ड्रॉ हो रहा है। तो जहां पर ये सर्किल होता है, वही उसका क्या होता है, मान होता है। तो इसका सर्किल कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो हम इस प्रकार √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, ठीक ना। हर स्टेप को आपको बार बार लिखना है। कुछ भी मान लेना, इसे O मान लो, इसे A मान लो, B मान लो, C मान लो, D मान लो, और E मान लो, और F मान लो, सही ना। पहले इस त्रिभुज के लिए लिखेंगे, फिर इस त्रिभुज के लिए, फिर इस त्रिभुज के लिए, फिर इस त्रिभुज के लिए, फिर इस त्रिभुज के लिए। इस तरीके से आपको हर एक के बारे में इसमें लिखना ही लिखना है, और कुछ भी नहीं करना है, सही ना। तो आपकी ये दूसरी प्रश्नावली भी खत्म हुई। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड धन्यवाद।